Hey guys, welcome back to Adroit. So in this video, we'll be covering the first chapter of Indian economy of class 12th, which is Indian economy on the eve of independence. So this is presented by me, Garvit Seni, and you can follow us on Instagram using this Instagram ID. So now moving ahead, first of all, let us look at the content we'll be covering in this video. So number one would be colonial exploitation of the Indian economy under British rule. कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसे ब्रिटिशर्स ने कैसे एक्सप्लॉइट किया, कैसे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर अत्याचार किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने. सेकंड विल बी अंडरस्टैंडिंग द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि इंडियन इकोनॉमी की क्या क्या विशेषताएं थी जब जिस दिन इसे आज़ादी मिली. वी नो कि हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को. तो उस दिन हमारी इकोनॉमी कैसी थी, क्या क्या कंडीशन थी इकोनॉमिक की, क्या क्या विशेषताएं थी हमारी इंडिया की इकोनॉमी की. एंड इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेक्टर वाइज स्टडी ऑफ ईच सेक्टर. सो विल बी हैविंग अ लाइट ओवर ऑल दीज डिफरेंट सेक्टर्स: एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंटरनेशनल ट्रेड, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. तो हम इन सभी सेक्टर्स को एक एक करके पढ़ेंगे. एंड एट लास्ट, कंक्लूडिंग एवरीथिंग, वी विल बी आस्किंग अ क्वेश्चंस टू आवरसेल्फ इफ देयर वाज एनी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स ऑन इंडियन इकोनॉमी, कि क्या ब्रिटिशर्स का कोई भी पॉजिटिव इंपैक्ट था इंडियन इकोनॉमी पे या नहीं. Okay, moving ahead with the first head, which is colonial exploitation under British rule. मतलब इंडिया की इकोनॉमी को ब्रिटिशर्स ने कैसे एक्सप्लॉइट किया. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे एक्सप्लॉइट किया. तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ब्रिटिशर्स ने एक नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम शुरू किया जिसको कहते थे जमींदारी सिस्टम. जमींदारी सिस्टम. तो इस सिस्टम में क्या था कि जो 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जमींदार, पीजेंट्स. ब्रिटिश गवर्नमेंट वी ऑल नो जो हमारे ऊपर हुकूमत किया करते थे. जमींदार कौन होते हैं? वो जो कि एक्चुअल ओनर्स होते हैं जमीन के, मतलब जो एग्रीकल्चरल लैंड होती है उसके जो मालिक होते हैं वो थे जमींदार वो. और पीजेंट्स मतलब जो असल में उस जमीन के ऊपर खेती किया करते थे. तो ये इन दोनों में, जमींदार और पीजेंट्स में बिल्कुल वैसा ही रिलेशन था जैसे एक मकान मालिक और किराएदार में होता है. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि जमींदारी सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस कर दिया एग्रीकल्चर सेक्टर में, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जमींदार और पीजेंट्स को एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप के अंदर बांध दिया कि नाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप. इसमें क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जमींदार से एक स्पेसिफाइड अमाउंट चार्ज करती थी, एक स्पेसिफाइड टैक्स चार्ज करती थी. जमींदारों को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करना पड़ता था. लेकिन जमींदार को ये अथॉरिटी थी, ये पूरा अधिकार था, पूरी फ्रीडम थी कि ये पीजेंट से कितना भी अमाउंट चार्ज कर सकें, कितना भी इनसे हिस्सा मांग सकें, क्योंकि जमीन तो असल में जमींदार की ही थी. और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसी लिमिट नहीं लगाई जहां जितना जमींदार चार्ज कर सकते थे. तो ये मनमाने ढंग से पीजेंट से चार्ज किया करते थे. तो जितना ही अमाउंट चार्ज करते थे वो था इनडेफिनेट. तो पीजेंट से जमींदार कितना भी चार्ज कर लेते थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफाइड टैक्स जमींदार को पे करना पड़ता था. तो इससे हुआ क्या, ये जो सबसे नीचे वाले जो लोग थे ये पिसते चले गए. इनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ क्योंकि जमींदार बहुत ज्यादा इनका हिस्सा ले लिया करता था, क्योंकि जमीन तो असल में जमींदार की थी. तो देखते हैं इनसे क्या क्या हुआ. नंबर 1, टिलर्स गॉट बेयर मिनिमम फॉर सर्वाइवल. पीजेंट्स और टिलर्स के पास केवल इतना ही जो है आउटपुट बचा एग्रीकल्चर का, जितना केवल उनके सर्वाइवल के लिए एनफ था, जितना उनके सर्वाइवल के लिए सफिशिएंट था, केवल उतना ही इनके पास आउटपुट बचा पीजेंट्स के पास. नंबर 2 पॉइंट इज जमींदार स्पेंट रेवेन्यू ऑन लग्जरी विदाउट इन्वेस्टिंग इट ऑन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर. कि आपको पता है जमींदार सबसे अच्छी कंडीशन में थे कि इनको पे तो थोड़ा सा करना पड़ता, लेकिन ये बहुत ज्यादा जो है पीजेंट से चार्ज कर लेते थे. तो जमींदार के पास जब इतना सारा जो है फायदा हुआ, उस फायदे का ये इस्तेमाल अपनी एग्रीकल्चर को और ज्यादा मॉडर्नाइज करने में नहीं, बल्कि अपनी शानो शौकत पे खर्च कर देते थे. तो इससे क्या हुआ, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो मॉडर्नाइज नहीं हो पाया, वो अपग्रेड नहीं हो पाया, और उसकी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कम ही रह गई. तो ये जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, जमींदारी सिस्टम, इसी के कारण हुआ कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पीछे रह गया. ओके, मूविंग अहेड वी हैव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. अब हम ये जानेंगे कि आखिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे एक्सप्लॉइट किया. तो एज वी नो कि पहले इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था. वो क्यों कहा जाता था, क्योंकि इंडिया में ऐसा फाइन हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट बनता था, इतना अच्छे से ये सारी चीजें प्रोड्यूस होती थी जिसकी डिमांड पूरे इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा थी. फॉर एग्जांपल हमारा जो हैंडीक्राफ्ट और हैंडीलूम था, ना कि केवल यूरोप
बल्कि वेस्ट एशिया और इवन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट हुआ करता था। तो इतना ज्यादा अच्छी कंडीशन में था इंडिया, इतना ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट्स वॉज डिस्ट्रॉयड बाय इम्पोजिंग हैवी ड्यूटी। ड्यूटी क्या होता है, जो एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर एक टैक्स लगाया जाता है जिसे कहते हैं ड्यूटी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो हमारा जो हैंडीक्राफ्ट जो है, ये हैंडीक्राफ्ट ये जो और हैंडलूम ये एक्सपोर्ट होता था, उसके ऊपर हैवी ड्यूटी लगा दी, जिसके कारण ये और महंगा हो गया और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड खत्म हो गई। तो ये किया ब्रिटिशर्स ने कि हमारी डिमांड खत्म कर दी इंटरनेशनल मार्केट में, कैसे, हैवी ड्यूटी लगा के। सेकेंड पॉइंट इज ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश गुड्स। अब इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता था उसके ऊपर तो हैवी ड्यूटी लगा दी, लेकिन जो इंडिया में ब्रिटिश गुड्स इंपोर्ट होती थी उसको ड्यूटी फ्री कर दिया, मतलब उसके ऊपर से सारे टैक्सेस ही हटा दिए, ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ पे आराम से बेच सके, लेकिन हम इंडियन अपने प्रोडक्ट्स दूसरे देशों में ना बेच सके। तो ऐसे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर एक्सप्लॉइट हुआ, हमारे जो ये हैंडलूम था, हमारा हैंडीक्राफ्ट था, सब कुछ ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दिया था इसके कारण, इस पॉलिसी के कारण। नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड को यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैसे एक्सप्लॉइट किया। उन्होंने दो चीजें की। नंबर वन, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल, कि जो इंडिया से जो रॉ मटेरियल हो, जैसे कॉटन हो गया, जो कच्चे जो सामान होते हैं जिनको मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत पड़ती है, उनके एक्सपोर्ट को कर दिया ड्यूटी फ्री। तो इससे क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया का सामान आराम से खरीद सकते थे। और दूसरी चीज ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश फाइनल गुड्स, कि अब जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया का रॉ मटेरियल ड्यूटी फ्री रेट पे खरीदा, कम दामों पे खरीदा क्योंकि वो ड्यूटी फ्री था, ब्रिटिशर्स ने उन्हें मैन्युफैक्चर किया, इंडिया के रॉ मटेरियल को जो उन्हें सस्ते में मिल गया था, उन्हें मैन्युफैक्चर करके ब्रिटिशर्स ने वो इंडिया में ही बेच दी। रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स ने लिया, रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स ने लिया, ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर किया और इंडिया में वापस बेच दिया। तो रॉ मटेरियल ब्रिटेन को सस्ता पड़ जाए इसलिए उन्होंने रॉ मटेरियल को ड्यूटी फ्री कर दिया, इंडिया से रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री कर दिया, और ताकि ब्रिटेन का सामान इंडिया में बिक जाए इसलिए उसे सस्ता करने के लिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर दिया ब्रिटिश फाइनल गुड्स का इंडिया में। तो इससे आप देख सकते हैं, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी, कि मतलब भेदभाव वाली ट्रेड पॉलिसी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये वाली जो पॉलिसी है वो इंडिया के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इंपोज की, जिसके कारण हमारा जो इंडिया का रॉ मटेरियल था वो सस्ते दामों पे ब्रिटेन के पास पहुंचा, और जो ब्रिटेन ने जो उसे मैन्युफैक्चर करके फाइनल गुड्स बनाया वो वापस इंडिया में लाके बेच दिया सस्ते दामों पे, ताकि उसकी बिक्री ज्यादा हो इंडिया में। तो इन्होंने बहुत ज्यादा भेदभाव वाली ट्रेड पॉलिसी अपनाई। मूविंग ऑन, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट हेड ऑफ आवर कंटेंट। हमने शुरुआत में कंटेंट बताया था, तो उसके नेक्स्ट हेड हमारा है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। So after exploitation of Indian economy under British rule, we are moving forward to features of Indian economy on independence। कि जब exploitation हो गया इंडियन इकोनॉमी का और इंडिया को आज़ादी मिली, तो आज़ादी के दिन इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, क्या क्या विशेषताएं थी इंडिया की इकोनॉमी में। तो आप ये सारे पॉइंट देख सकते हैं। ये बहुत ही बुरी बात है कि इंडिया की इकोनॉमी स्टेगनेंट थी, बैकवर्ड थी, एग्रीकल्चर बैकवर्ड था, इंडस्ट्री बैकवर्ड था, पोवर्टी बहुत ज़्यादा थी, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर था, there was heavy dependence on imports, there was limited urbanization, semi feudal economy थी इंडिया, and colonial economy थी। तो हम लोग एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को पढ़ते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज स्टैग्नेंट इकोनॉमी। तो गाइस, स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब होता है ऐसी इकोनॉमी जिसका जो ग्रोथ लेवल है वो बहुत कम हो। तो इंडिया का जो इनकम ग्रोथ था, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ, वो बहुत ही कम था, इतना कम कि 1860 से 1925 के बीच हमारा जो हर एक साल का जो इनकम ग्रोथ था वो जस्ट 0.5% था। तो आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया कितनी खराब सिचुएशन में था, इतना ज्यादा स्टेगनेंट था कि उसकी ग्रोथ केवल 0.5% पर एनम थी 1860 और 1925 के बीच में। सेकेंड पॉइंट इज बैकवर्ड इकोनॉमी। इसका मतलब है लो इनकम लेवल। स्टेगनेंसी एंड बैकवर्डनेस में डिफरेंस होता है गाइस। स्टेगनेंसी रेफर्स टू लो इनकम ग्रोथ, whereas backwardness means low income level. So India was stagnant as well as backward economy. इंडिया की स्थिति क्या थी कि 1947-1948 में
पर कैपिटा इनकम जो थी इंडिया की वो जस्ट 230 रुपीज थी। कि मतलब आप देख सकते हैं कि एक इंसान के लिए केवल ₹230 थे जीने के लिए। तो फिर हम लोग ये देख सकते हैं कि इंडिया वो स्टैग्नेंट एज वेल एज बैकवर्ड इकोनॉमी। इसकी ग्रोथ भी धीरे थी, बहुत कम ग्रोथ थी, नेग्लिजिबल, और ऊपर से इसका जो लेवल ऑफ इनकम था वो भी बहुत कम था। तो इंडिया वो स्टैग्नेंट एज वेल एज बैकवर्ड इकोनॉमी। थर्ड पॉइंट इज एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। सो गाइस, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था उसकी बहुत लो प्रोडक्टिविटी थी। लेट अस लुक एट सम फैक्ट्स। तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी क्या होती है गाइस, आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो 1 हेक्टेयर लैंड में हम केवल 660 किलोग्राम वीट उगा सकते थे उस समय। और आज की अगर स्थिति देखें तो आज इससे कई गुना है। और राइस हम उगा सकते थे 665 केजी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी हमारी लो प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चरल सेक्टर की जिस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिली। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। सो एग्रीकल्चर के साथ साथ हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो भी बहुत पिछड़ा हुआ था। हमारे यहाँ पे बहुत ही कम इंडस्ट्री थी। ऊपर से जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी वो भी खत्म होने लग गई थी। क्यों? इंपोर्ट डिपेंडेंसी के कारण। तो हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी वो भी बहुत बुरी कंडीशन में थी। ऊपर से हमारे पास बड़ी इंडस्ट्रीज भी बहुत कम थी। इंडस्ट्रीज के नाम पे हमारे पास केवल टाटा, बिरला ये सब थे। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत बुरी हालत में थी क्योंकि हम इंपोर्ट डिपेंडेंट थे। नेक्स्ट पॉइंट इज रैम्पेंट पॉवर्टी। तो गाइस, इंडिया में इतनी ज्यादा पॉवर्टी थी कि लोगों को कई बार 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता था। और आप इसको रिलेट कर सकते हैं इन 2 पॉइंट से। इस पॉइंट से लो इनकम लेवल की एक इंसान के पास जस्ट 230 रुपीज होते थे सर्वाइव करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा गरीबी थी इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट इज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गाइज, ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होती हैं, जनरेशन ऑफ पावर, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। तो जिस दिन हमें आजादी मिली उस दिन ये पावर जनरेशन के सोर्सेज, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज ये बहुत ही पुअर क्वालिटी की थी। ट्रांसपोर्ट के नाम पे केवल हमारे पास रेलवेज हुआ करती थी, थोड़ी बहुत कार्स हुआ करती थी, वो भी ब्रिटिशर्स के पास और कुछ अमीर घरानों के पास। ऊपर से कम्युनिकेशन फैसिलिटीज बहुत बुरी थी। नेक्स्ट पॉइंट इज हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। एज टोल्ड अर्लियर, हम लोग जो इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा ब्रिटिश के गुड्स पे डिपेंडेंट थी क्योंकि वो सस्ता हुआ करता था। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उसके ऊपर से उसको ड्यूटी फ्री कर रखा था उसके इंपोर्ट्स पे। तो इसलिए वी वर हाईली डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश इंपोर्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड अर्बनाइजेशन। सो गाइस, आपको अर्बनाइजेशन मतलब पता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन धीरे धीरे शहरों में बनने लग जाती है, शहरों में ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है। तो फिर उसे कहते हैं हम लोग अर्बनाइजेशन। और अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल कहता है अर्बनाइजेशन इज द इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज। मतलब कि टाउन्स और सिटीज के अंदर पॉपुलेशन बढ़ने लग जाती है। मतलब जो माइग्रेशन होता है लोगों का वो शहरों की तरफ हो जाता है। तो ये दिखाता है कि हमारा मॉडर्नाइजेशन को शो करता है अर्बनाइजेशन। तो इंडिया में बहुत कम अर्बनाइजेशन था, बहुत लिमिटेड अर्बनाइजेशन। जस्ट 14% ऑफ पॉपुलेशन यूज्ड टू लिव इन सिटीज, मतलब अर्बन एरियाज, एंड रेस्ट 86% पॉपुलेशन यूज्ड टू लिव इन रूरल एरिया। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा लो लेवल का अर्बनाइजेशन था हमारा, कितना कम अर्बनाइज हो पाए थे हम इंडिपेंडेंस तक। नेक्स्ट पॉइंट इज सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। तो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी मतलब क्या है गाइस, कि हमारा जो इंडियन इकोनॉमी थी वो ना ही पूरी तरीके से फ्यूडल थी और ना ही पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट थी। ये अ मिक्स ऑफ बोथ था। इंडिया वॉज अ फ्यूडल एज वेल एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसलिए हम इसे कहते हैं सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, मतलब आधी फ्यूडल आधी कैपिटलिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉलोनियल इकोनॉमी। आप जानते हो गाइस, इंडिया जो है वो एक कॉलोनियल इकोनॉमी थी और इसी के कारण इसका इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ। आप जानते हैं कि हमारा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो खत्म कर चुकी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, हैवी टैक्सेस लगा के। ऊपर से हमारा जो रॉ मटेरियल था ब्रिटिश गवर्नमेंट ले जाती थी ड्यूटी फ्री, और ऊपर से उसे मैन्युफैक्चर करके ड्यूटी फ्री इंडिया में बेच देती थी। तो एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी अपनाती थी। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, जैसा कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, फर्स्ट हेड में देखा था। Moving on to the next head, which is sector-wise study of Indian socio-economy. So मैंने इकोनॉमी की जगह सोशो इकोनॉमी दिया है क्योंकि इसके अंदर ना ही हम केवल इकोनॉमी बल्कि कुछ सोशल, जो हमारी जो सेक्टर वाइज कुछ सोशल सेक्टर्स का भी हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे हमारा ये जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है ये बहुत ज़्यादा सोसाइटी की तरफ इंक्लाइंड होता है, ऑक्यूपेशन भी ऐसे। तो फिर इसलिए मैंने इसे सोशो इकोनॉमी नाम दिया है। सो लेट अस स्टार्ट बाय लुकिंग एट एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसके फीचर्स ये थे, ऐसी थी हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर। सो नंबर फर्स्ट पॉइंट इज लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। जैसा कि पहली वाली उसके अंदर हमने बताया आपको गाइस, पहले वाली स्लाइड के अंदर, कि इंडिया का जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत ही कम था। कुछ हम लोग फैक्ट्स देख लेते हैं।
आप ये देख सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी कैसी थी। प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में डिफरेंस होता है गाइस। प्रोडक्टिविटी मींस आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, कि आप एक हेक्टेयर में कितना ज्यादा आउटपुट दे सकते हैं, एंड प्रोडक्शन मतलब कि पूरा कंट्री टोटल कितना प्रोड्यूस करता है। तो प्रोडक्टिविटी देख लेते हैं कि 1947 में केवल इंडिया वीट उगा सकता था 660 किलोग्राम, वेयर आज 3000 से भी ज्यादा वीट का प्रोडक्शन कर सकता है, 3000 केजी से भी ज्यादा वीट का प्रोडक्शन एक हेक्टेयर लैंड में। तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है 1947 के कंपैरिजन में आज। और जो राइस की जो स्थिति है वो हम 1947 में 665 केजी उगा सकते थे एक हेक्टेयर में, जबकि हम आज मोर देन 2500 केजी ऑफ राइस उगा सकते हैं एक हेक्टेयर के लैंड में। नाउ लेट अस लुक एट प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन कैसे कम था। तो जो हम वीट थे 1947 में केवल पूरे इंडिया में 64 लाख टन ऑफ वीट उगा था, इतना प्रोडक्शन था पूरे इंडिया में। राइस था 220 लाख टन। और आज की अगर हम स्थिति देखें तो हमारे पूरे देश में वीट उगता है 991, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1000 लाख टन, वेयर एज राइस इज 1156 लाख टन। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा डिफरेंस है हमारे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में कंपेयर टू 1947 एंड 2018-19 ईयर, जो कि रिसेंट ईयर था। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी थी। क्यों? क्योंकि हमारा जो लगभग पूरा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो रेनफॉल डिपेंडेंट था, और रेनफॉल बहुत ज्यादा अनसर्टेन होती है। हमारा जो पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो रेनफॉल डिपेंडेंट था, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं थी उस समय। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, आप लोगों को पता है कि हमारे ऊपर ध्यान नहीं देती थी, हमें एक्सप्लॉइट करती थी, तो उन्होंने इरिगेशन फैसिलिटीज पे भी इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया। नेक्स्ट पॉइंट इज डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो जो फार्मर्स थे वो इस हिसाब से फार्मिंग करते थे कि उनका घर का काम चल सके, अपने घर के जीवन यापन के लिए वो केवल फार्मिंग करते थे, बेचने के लिए नहीं करते थे। तो एक कमर्शियल आउटलुक की कमी थी इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में, कि जो लोग थे वो कमर्शियल फार्मिंग नहीं करते थे, बेचने के लिए नहीं करते थे, बल्कि खुद खाने के लिए फार्मिंग किया करते थे, खुद का जीवन यापन करने के लिए क्रॉप्स उगाया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज गल्फ बिटवीन ओनर्स एंड टिलर्स। आपने देखा था जमींदारी सिस्टम में जमींदार और पीजेंट्स और टिलर्स होते हैं, उनके बीच में कितना ज्यादा जो है इकोनॉमिक गैप होता है, कि जमींदार बहुत ही अमीर होते हैं और टिलर्स होते हैं उनका बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा वीक होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना ज्यादा गैप था दोनों के इकोनॉमिक कंडीशंस में। नेक्स्ट पॉइंट इज स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। तो गाइस, जो इंडिया का जो एग्रीकल्चरल लैंड थी, जो फार्म्स थे, वो बहुत ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, छोटे छोटे टुकड़ों में एक बड़े लैंड की वजह। इससे क्या हुआ, हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही कम हो गए। क्यों? क्योंकि ये जब हम बांट देते हैं खेतों को, तो फिर उसमें फेंस जो लगती है, जो बाढ़ लगती है, उसकी जगह फिर वेस्ट हो जाती है। इस वजह से हमारा प्रोडक्टिविटी कम थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसके कारण में, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चरल लैंड थी वो स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स में बटी हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट इज लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश रूल। ये भी कारण था, ये भी था एग्रीकल्चर सेक्टर में, कि जमींदारी सिस्टम था। आप लोगों को पता है, अभी पहले ही पढ़ाया था जमींदारी सिस्टम, कि इंडिया में जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो था जमींदारी सिस्टम। तो ये भी एक फीचर है कि इंडिया का लैंड रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिश रूल में कैसा था। तो आप यही एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके अंदर जमींदारी सिस्टम को। नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो गाइस, आपको पता है कि सब्सिस्टेंस लोग अपने खुद के खाने के लिए ही क्रॉप्स उगाया करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फोर्सली फार्मर्स को मजबूर किया कि वो क्रॉप्स उगाएं जिससे उन्हें पैसे मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने फोर्स किया कि वो इंडिगो उगाएं। इंडिगो क्या होता है गाइस? ये होती है नील, ये होती है यूज क्लॉथ्स को डाई करने में। तो आपको पता है कि ब्रिटिशर्स वहां पे इंग्लैंड में क्लॉथ्स की मैन्युफैक्चरिंग करते थे, तो वहां पे कपड़ों को डाई करने के लिए ये इंडिगो लगता था। तो वो इंडिया के फार्मर्स को फोर्स करते थे कि वो इंडिगो उगाएं, इंडिगो। तो आप देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स यूज्ड टू फोर्स इंडियन फार्मर्स टू कमर्शियलाइज देयर एग्रीकल्चर। तो फिर फोर्स कमर्शियलाइजेशन था एग्रीकल्चर सेक्टर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्टर विच इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो हमारा इंडस्ट्रियल जो सेक्टर था उसकी क्या हालत थी जब हमें इंडिपेंडेंस मिली। तो जो हम टर्म यूज कर सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को दिखाने के लिए वो है सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो गाइस, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइज किया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का आपको मतलब पता है कि धीरे धीरे इंडस्ट्रीज कम कर देना किसी देश की। और सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब होता है कि इस तरीके से इंडस्ट्रीज कम करना कि लोगों को पता ही ना चले और इंडस्ट्रीज अंदर से खोखली हो जाए। तो ब्रिटिशर्स ने हमारा सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। अब हम ये जानेंगे कि वो कैसे किया। नंबर 1, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री।
कि मतलब उन्होंने, जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया कि उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को जो कि वर्ल्ड फेमस थी, उसे बर्बाद कर दिया। सेकंड, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, मतलब केवल नाम मात्र की ग्रोथ थी, जो कि केवल दिखने में ग्रोथ लगती थी लेकिन अंदर से वो ग्रोथ नहीं थी, वो असल में खोखलापन था इकोनॉमी का, जो कि बैकवर्डनेस था, जिसने हमें केवल बैकवर्ड किया, लेकिन ऊपर ऊपर से हमें ग्रोथ दिख रही थी, मतलब बुरी ग्रोथ इन अ बैड सेंस। तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को एक एक करके पढ़ लेते हैं कि डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कैसे हुआ, और ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री मतलब क्या होता है, ये होता क्या है, और ऊपर से ये कैसे किया ब्रिटिशर्स ने। तो स्टार्टिंग विद डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, तो उन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को कैसे खत्म किया गाइस, पहले हम ये जान लेते हैं। नंबर 1, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी। आप लोगों को पता है उन्होंने कैसी डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी अपनाई, पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी। सेकंड इज, उन्होंने हमारे जो प्राइंसली कोड थे उन्हें खत्म कर दिया। जो प्रिंसली जो कोर्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो नवाब थे, हमारे जो राजा थे, वो बहुत ज्यादा हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो ये प्रिंसली कोर्ट्स जो थे, ये जो हमारे राजघराने थे, ये खत्म हो गए। इस वजह से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी खत्म होने लग गई। और किस कारण से हमारी हैंडीक्राफ्ट खत्म हुई, कॉम्पिटिशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स, क्योंकि आपको पता है ब्रिटिशर्स के पास मशीन थी, उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, तो फिर वो सस्ते दामों पे मशीन में ही बना के दे देते थे, जिस वजह से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो गई। और भी कारण थे, जैसे न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, जो इंडिया के जो लोग थे वो वेस्टर्नाइज होने लग गए थे, वो जो वेस्टर्न कल्चर है, जो पश्चिम का जो कल्चर है, यूरोपियन कल्चर, उसे अपनाने लग गए थे। इस वजह से इंडिया के प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो गई इंडिया के लोगों में, तो लोग ब्रिटिशर्स के गुड्स खरीदने लग गए। और किस वजह से कम हुआ, रेलवेज के कारण। कैसे गाइस, जो रेलवेज थी वो ब्रिटिश के जो सामान थे, जो फाइनल गुड्स थे, उन्हें बहुत जल्दी और बहुत दूर तक ट्रांसपोर्ट कर सकती थी, इस वजह से उसकी कॉस्ट कम हो गई। और ऊपर से ब्रिटिश के जो फाइनल गुड्स था उनकी रीच बढ़ गई, कि अब जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे ब्रिटिशर्स के, वो इंडिया के हर कोने में पहुंचाए जाने लग गए रेलवे के इंट्रोडक्शन से, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट भी कम हो गई, क्योंकि रेलवे में कम कॉस्ट लगती है, अगर आप नॉर्मली ट्रेडिशनल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करें तो उसमें ज्यादा कॉस्ट लगती है। तो इस वजह से ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट्स की कॉस्ट कम हो गई। और इन सभी रीजन के कारण, ये जो सभी रीजन लिखे हैं, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी, प्रिंसली कोर्ट का जो एंड हुआ, मशीन मेड प्रोडक्ट से कंपटीशन, और न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, मतलब वेस्टर्नाइज हो गए थे हम, और रेलवेज का इंट्रोडक्शन, इन सभी कारण से हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वो खत्म हो गया। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। तो लेट अस नो अबाउट द ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, कि आखिर ये इतनी बुरी ग्रोथ क्यों हुई मॉडर्न इंडस्ट्री में, ऐसी नेगेटिव ग्रोथ क्यों हुई। वो गाइस, उसका ये कारण था, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, कि केवल नाम मात्र की ही ग्रोथ मॉडर्न इंडस्ट्री में क्यों हुई। तो गाइस, इसके बहुत सारे कारण थे, जैसे कि हमने डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में कारण पढ़े, वैसे इसके बहुत सारे कारण थे। तो एक एक उन कारणों को समझ लेते हैं। तो पहला जो कारण था वो ये था कि हमारा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर जो था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, ये आपको पता है। तो ये उसी से रिलेटेड है कि हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म कर दी थी। सेकंड जो हम पॉइंट लिख सकते हैं वो ये है कि जो हमारी जो मॉडर्न इंडस्ट्री है, हमारा जो रेलवे का जो एक्सपेंशन है वो किया गया, ऊपर ऊपर से ये लग रहा था कि हाँ हमारे देश में डेवलपमेंट हुआ है, हमारे देश में रेलवेज आई है, लेकिन ये जो रेलवेज था, इनका मेन मोटिव था ब्रिटिशर्स का जो इंपोर्ट हो रहा था फाइनल गुड्स, उसे और ज्यादा रीच देना, उसे और ज्यादा प्रमोट करना। तो रेलवेज हमारे फायदे के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स के फायदे के लिए थी। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर ऊपर से डेवलपमेंट दिखता है, लेकिन अंदर से इसने इंडियन मार्केट को और भी ज्यादा खोखला कर दिया, और भी ज्यादा बुरा कर दिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। और जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है गाइस, कि जो हमारा जो गवर्नमेंट थी वो केवल और केवल ऐसे सेक्टर्स के, ऐसे स्ट्रेटेजिक एरियाज के डेवलपमेंट में लगी हुई थी जो कि केवल ब्रिटिशर्स को फायदा पहुंचाती हो, जैसे मॉडर्न लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि केवल उस जगह पे ध्यान दिया गवर्नमेंट ने जहां पे उनका फायदा हो रहा हो, जैसे रेलवेज में आपको पता है उनका फायदा हो रहा था, इसलिए वो रेलवेज लाए थे। तो लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, जैसे रेलवेज हो गया, पावर जनरेशन भी उनके फायदे के लिए, ऐसे ही जो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज हैं वो भी उनके फायदे के लिए। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने बहुत बुरी स्थिति कर दी थी इंडिया की। और इसके जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, नो कैपिटल इंडस्ट्री,
कि इंडिया के अंदर कैपिटल इंडस्ट्री नहीं थी जो कि कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कर सके। आपको पता है गाइस कि कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, कैपिटल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। कैपिटल गुड्स वो होती हैं जो कि फर्दर प्रोडक्शन में काम आए। तो इंडिया के अंदर एक भी ऐसी कैपिटल इंडस्ट्री नहीं थी। और जैसे कि पहले बताया कि हम बहुत छोटी से छोटी जो कैपिटल चीज होती थी, कैपिटल गुड्स, जैसे कि सुइंग मशीन फॉर टेलर्स, वो भी हम लोग इंपोर्ट किया करते थे। तो आप देख सकते हैं कितनी खराब स्थिति थी इंडिया की इंडस्ट्रीज की। और जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी, इन सभी कारणों की वजह से हमारा जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी उसकी ग्रोथ ब्लीक थी। उसकी ग्रोथ केवल नाम मात्र की थी, केवल खोखली ग्रोथ थी, बुरी ग्रोथ थी, इन अ नेगेटिव सेंस ग्रोथ थी। तो गाइज इन सारी चीजों से ये हुआ कि हमारा जो इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ही पीछे रह गई। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, हमारी जो इंडस्ट्री थी वो बहुत ज्यादा पिछड़ी रह गई। और ऊपर से जो हमारे जो इंडस्ट्रीज आई, जो कि हम लोग कहते हैं पुरानी इंडस्ट्रीज, टाटा, बिरला, ये सारी इंडस्ट्रीज ये बहुत ही बाद में आई। फॉर एग्जांपल टाटा का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो है 1907 का। तो आप देख सकते हैं कि ये कारण थे जिनकी वजह से इतना ज्यादा टाइम लगा दिया हमारी इंडस्ट्रीज को डेवलप होने में, कि जो हमारी जो सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज थी वो ही इतनी लेट स्टार्ट हो पाई 1907 में। सोचिए कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे हुकूमत स्टार्ट की इन द मिड ऑफ 18th सेंचुरी। लगभग 1765 में उन्हें जो है हुकूमत मिल गई थी, यहाँ की जो है सारी चीजों को कंट्रोल करने की, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर मिल गई थी। और उसके इतने सालों बाद हमें 1907 के अंदर टाटा जैसी इंडस्ट्री मिल पाई। तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया ब्रिटिशर्स ने, कैसी हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री खोखली रह गई थी, कैसी हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाई, और ऊपर से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी हमारी खत्म हो गई। टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज फॉरेन ट्रेड। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारा फॉरेन ट्रेड बहुत ही ज्यादा हुआ करता था, बहुत मजबूत हुआ करता था। एंड द रोमन्स यूज्ड टू कॉल अस द सिंक ऑफ वर्ल्ड्स बुलियन, मतलब ऐसी जगह जहां पे दुनिया का सारा सोना और चांदी का फ्लो हो जाया करता था। वो इसलिए क्योंकि इंडिया इतनी अच्छी क्वालिटी का एक्सपोर्ट किया करता था दुनिया के कई देशों में कि उनका सोना चांदी हमारे देश के अंदर फ्लो हो जाने लगता था। क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, बदले में वो सोना चांदी देते थे। तो हमारे देश को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट होता था और दुनिया का सारा सोना चांदी हमारे देश में फ्लो हो जाया करता था। लेकिन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हमारी स्थिति क्या थी उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। नंबर 1, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इंपोर्टर ऑफ फाइनल गुड्स, कि हम लोग एक्सपोर्ट तो करते थे प्राइमरी गुड्स और हम लोग इंपोर्ट करते थे जो कि ब्रिटिशर्स हमारे रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स बना देते थे, उसे हम लोग इंपोर्ट करते थे। इससे हुआ क्या कि जो प्राइमरी गुड्स थी उनकी वैल्यू आपको पता है कम होती है, फाइनल गुड्स की वैल्यू बढ़ जाती है जब मैन्युफैक्चर करके उसे बेचते हैं। तो फिर इसका फायदा ब्रिटिशर्स को हुआ। हम तो प्राइमरी गुड्स बेच रहे थे, वो उन्हें मैन्युफैक्चर करके वापस हम ही बेच रहे थे। तो ज्यादा जो कंपेटिटिव गेन था वो ब्रिटिशर्स के पास था। सेकंड पॉइंट इज मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड था उसके ऊपर मोनोपोली कंट्रोल ब्रिटिश का था, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस ब्रिटिशर्स का था। हम लोग ये पॉइंट ऐसे समझ सकते हैं कि लगभग हमारा 50% ऑफ ट्रेड वॉज ब्रिटेन इंक्लाइंड, कि हमारा जो 50% ऑफ ट्रेड था वो पूरा ब्रिटेन की तरफ हुआ, ब्रिटेन के साथ होता था। सोचिए पूरी दुनिया के साथ एक तरफ और अकेला ब्रिटेन के साथ एक तरफ, तो इतना ज्यादा ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस था हमारे फॉरेन ट्रेड पे। सो द थर्ड पॉइंट इज सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट ब्रिटिशर्स। तो भले ही हमें उस ट्रेड से सरप्लस होता हो, लेकिन उसका जो फायदा था वो केवल ब्रिटिशर्स को मिलता था, क्योंकि वो जो सरप्लस हमारे पास आता था एक्सपोर्ट से, उसका जो फायदा था ब्रिटिश उसे स्पेंड कर देती थी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पे और दूसरा लड़ाइयां लड़ने में। जैसे कि हमें पता है बहुत सारी बैटल्स हुई हैं इंडिया में राजाओं और ब्रिटिशर्स के बीच में, तो ब्रिटिशर्स उस सरप्लस का पैसा अपने लड़ाई पे खर्च कर देती थी या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पे खर्च कर देती थी। So moving on to the next point, we have demographic profile of India. So demographic profile अब हम पढ़ेंगे birth rate and death rate, infant mortality rate, life expectancy and literacy rate. So guys, birth rate और death rate इंडिया की बहुत बुरी थी। बर्थ रेट जो था हमारा वो था केवल 48 पर 1000 एंड जो डेथ रेट था वो था 40 पर 1000। तो आप देख सकते हैं आज की अगर स्थिति से कंपेयर करें तो बहुत ही बुरी हालत थी। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी होता है डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन, कि 1 साल का होने से पहले कितने बच्चे मर जाते हैं 1000 बच्चों में से। तो ये था 218 पर 1000। तो आप देख सकते हैं कितनी बुरी हालत थी, कितनी बुरी। 218 बच्चे जो थे मर जाया करते थे 1000 बच्चों में से, और आज की स्थिति क्या है, आज केवल 32 पर 1000 है। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है आज और उस 1947 के बीच में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हुआ करती थी 32 ईयर्स ऑन एन एवरेज, इतने साल लोग जिया करते थे, जबकि ये आज है 69.4 ईयर्स। तो आप देख सकते हैं कितना गैप है।
लिटरेसी रेट की बहुत ही बुरी स्थिति थी गाइस, केवल 16% ऑफ पॉपुलेशन वाज लिटरेट, केवल 16% लोग पढ़े लिखे थे, और इनमें भी केवल 7% ही फीमेल लिटरेट थी। मतलब आप देख सकते हैं 83% ऑफ फीमेल इलिटरेट थी हमारे इंडिया में, केवल 7% लिटरेट थी। नाउ मूविंग ऑन टू डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब है कि आखिर कब चेंज आना शुरू हुआ हमारी डेमोग्राफी में, हमारी पॉपुलेशन में कब चेंज आना शुरू हुआ। तो गाइस ये बात है 1921 की, जब से हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ था उसमें एकदम से एक्सप्लोजन हुआ। क्योंकि 1921 से कई बार फ्लक्चुएशंस आते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा अकाल भी पड़ते थे, तो फिर बहुत ज्यादा कई बार पॉपुलेशन बढ़ जाती थी, कभी घट जाती थी। लेकिन 1921 को हम कहते हैं द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्यों? क्योंकि इस ईयर के बाद हमेशा से हमारी पॉपुलेशन जो है बढ़ रही है। और पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होता है गाइस? पॉपुलेशन बढ़ने से होता है हमारी जो मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को हमें मेंटेन भी करना होगा, तो मेंटेनेंस जो हमारी एक्सपेंडिचर होता है, मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट, वो भी बढ़ जाता है। मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट, तो आप देख सकते हैं इंडिया के ऊपर कितना ज्यादा जो है वो आना शुरू हुआ बर्डन, पॉपुलेशन बर्डन 1921 के बाद। और 1951 के बाद तो और भी ज्यादा बुरी स्थिति हो गई, क्योंकि 1951 के बाद तो बिल्कुल एक्सप्लोजन आना शुरू हो गया इंडिया की पॉपुलेशन में। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव आवर ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, कि जिस दिन हमें आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, उस दिन हमारा ऑक्यूपेशन का स्ट्रक्चर कैसा था। तो देखते हैं 72.7% जो हमारी पॉपुलेशन थी वो एंगेज थी प्राइमरी सेक्टर में, वो एंगेज थी प्राइमरी सेक्टर में। जो हमारी सेकेंडरी सेक्टर था उसके अंदर हमारी 10% जो थी पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी। तो 10% इसके अंदर पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी सेकेंडरी सेक्टर में। और जहां तक कि हम बात करें टर्शरी सेक्टर की, इसके अंदर हमारी 17.2% जो पॉपुलेशन थी वो इसमें इन्वॉल्व थी, टर्शरी सेक्टर में। तो गाइस हम लोग अब ये जो ग्राफ है इसे देखने के बाद हम क्या पता लगा सकते हैं? हमें ये पता लगता है कि इंडिया का जो ग्रोथ था वो बहुत ही ज्यादा अनबैलेंस था। बैलेंस्ड ग्रोथ वो होता है जिसके अंदर सभी सेक्टर एक समान तरीके से डेवलपमेंट अपनी ग्रोथ दिखाएं। लेकिन जो इंडिया का जो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर था उसके अंदर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में बिल्कुल भी बैलेंस्ड ग्रोथ नहीं था। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि जिस दिन हमें आजादी मिली उस दिन इंडियन इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर था पूरा वो बहुत ही ज्यादा लॉपसाइडेड एंड बैकवर्ड था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो infrastructure refers to elements of economic and social change which serve as foundation for growth and development of a country. For example, economic change like means of transportation, जो elements जो economic चेंज के अंदर जो एज अ फाउंडेशन जो काम करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर, एनर्जी एटसेट्रा। सोशल जो एलिमेंट्स हैं, जो सोशल चेंज के जो एलिमेंट्स हैं जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो फाउंडेशन होते हैं, वो जैसे कि हम बात करें एजुकेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग फैसिलिटीज एटसेट्रा। तो अब हम ये देखेंगे कि जिस दिन हमें आजादी मिली उस दिन इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम मेनली पढ़ेंगे चार इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स, चार इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। नंबर 1 रेलवेज, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इसे डेवलप किया था ताकि वो इंडिया अपने ब्रिटिश प्रोडक्ट का इंडिया में मार्केट साइज बढ़ा कर सके और ज्यादा रीच दे सके अपने प्रोडक्ट्स की। सेकेंड इज पोर्ट्स। पोर्ट्स आर ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को शो करते हैं। तो जो पोर्ट्स थे वो इसलिए डेवलप किए गए थे जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देख सकें ब्रिटेन के, ताकि यहां से एक्सपोर्ट हो सके प्राइमरी गुड्स ब्रिटेन और ब्रिटेन से आ सके फिनिश्ड गुड्स, उसके लिए था हमारे पास पोर्ट्स। रेलवेज हो गया, पोर्ट्स। एंड थर्ड थिंग वी हैड वाज पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स। ये था मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इससे ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को इनहेंस करते थे, ताकि क्योंकि कम्युनिकेशन से एडमिनिस्ट्रेशन उनका और ज्यादा पावरफुल हो सके। फोर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इज रोड्स।
जो रोडवेज होते हैं हमारे, वो इसलिए थे ताकि जो कि आसानी से रेलवेज के बाद फिर वो फर्दर उसे ट्रांसपोर्टेशन कर सकें, कि रॉ मटेरियल अलग अलग इंडिया के पार्ट से लाके पोर्ट्स पे ला सकें ताकि वो एक्सपोर्ट हो जाए ब्रिटेन की तरफ, और जो फाइनल जो गुड्स हैं ब्रिटेन से जो आए वो रेलवे से किसी भी बड़ी सिटी जाकर और वो फर्दर ट्रांसपोर्ट हो जाए रोडवेज की मदद से। तो ये जो चारों चीजें हैं, अगर हम कंक्लूजन निकालें तो ये पता लगता है ये चारों फैसिलिटीज डेवलप हुई ब्रिटिश एरा के अंडर, पर इनका उद्देश्य था वो केवल ये था कि ब्रिटिश रूलर्स हैं उनका फायदा हो सके। तो इंडिया के लिए कुछ भी इंटेंशन नहीं था फायदा करने का, सारा जो वो था इनका इंटेंशन वो था ब्रिटिशर्स और ब्रिटेन को फायदा करने का। This chapter, last head of this chapter is a concluding note with a question: was there any positive impacts of British on India? तो जो आपको आंसर लिखना है that would be certainly not. Intention of British was only to benefit themselves, which exploited Indian economy. जो ब्रिटिशर्स का जो इंटेंशन था वो केवल खुद को फायदा पहुंचाना था और इंडियन इकोनॉमी जिसके कारण एक्सप्लॉइट हुई। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि नहीं, ब्रिटिशर्स का कोई भी पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं था अगर हम उनके इंटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। हाउएवर, व्हाइल स्ट्राइविंग टू बेनिफिट देमसेल्व्स लेफ्ट सम पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑन इंडिया। लेकिन खुद को फायदा पहुंचाते हुए वो लोग कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स छोड़ गए, जैसे कि ये 5 हैं। कमर्शियल आउटलुक्स ऑफ फार्मर्स, कि जो फार्मर्स थे वो पहले सब्सिस्टेंस के लिए फार्मिंग करते थे, लेकिन फिर उन्हें कमर्शियल आउटलुक मिला, वो फिर बेचने के लिए अपनी क्रॉप्स उगाने लग गए। सेकंड इज न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, जैसा कि हम जानते हैं रेलवेज बहुत ज्यादा बढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसके कारण लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज मिली एम्प्लॉयमेंट की। थर्ड, कंट्रोल ऑफ फेमाइंस। जो कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश के दौरान भले ही बहुत ज्यादा फेमाइंस हुए हो, बहुत बुरी हालात हुई हो, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जो वो छोड़ के गए इंडिपेंडेंस के बाद, उसने बहुत हेल्प की फूड को, जहां पे सरप्लस फूड होता है उसे फेमाइन अफेक्टेड एरियाज में वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज ने हेल्प की कि हम लोग अपने फेमाइंस को कंट्रोल कर सकें, जैसे कि वेस्ट बंगाल में था। तो ऐसे अलग अलग जगह पे जहां पे भी अकाल पड़े वहां पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज ने हेल्प की ग्रेन पहुंचाने में। देन मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। हमें पता है कि पहले हमारा बहुत ज्यादा बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जैसे चीजों के बदले चीज देना, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमें एक मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज मिला। ब्रिटिशर्स ने नोट चलाए थे, अपनी खुद की करेंसी चलाई थी, इंडियन करेंसी, और आपको पता है आरबीआई 1935 के अंदर इस्टेब्लिश्ड है। तो एक मॉनेटरी सिस्टम मिला इंडिया को। नेक्स्ट वुड बी एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि अगर आप आगे जाके इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लेगेसीज हमें मिली हैं ब्रिटिशर्स से। जैसे बहुत ज्यादा हमने अपना जो इंडियन जो पॉलिटी है उसमें से बहुत ज्यादा फीचर्स हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए हैं। तो इसी के साथ आशा करता हूं कि आपको ये वाला चैप्टर पसंद आया होगा। हमारे पढ़ाने के तरीके में अगर आपके पास कोई भी फीडबैक्स हो तो डू नॉट हेजिटेट टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और आप लोग फॉलो कर सकते हैं मुझे adroit_gk पे इंस्टाग्राम पे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो या कोई भी सजेशन आपको चाहिए हो तो आप इसके ऊपर हमें डीएम कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू मोटिवेट अस टू कम अप विद मोर सच गुड वीडियोस। थैंक यू।